Hello everyone, myself Dr. Manoj Baloda. I will tell you about environmental studies in reference of DMLT second year. DMLT second year में environmental studies नाम से एक पूरा सब्जेक्ट है जो 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है। उसके रेफरेंस में मैं आपको इस YouTube के माध्यम से बताऊंगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व करने का रखने का क्या पर्पस है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन आवर कोर्स और सिलेबस? द पर्पस इज दैट each student must have knowledge of different types of pollutions and health hazards, as it is our fundamental duty to protect our environment and help in balancing the ecosystem and controlling the pollution. It means we must have the knowledge. इसको हमारे सिलेबस में डालने के मुख्य कारण ये हैं कि हमें जो भी पॉल्यूशंस हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनका ज्ञान होना चाहिए। उस पॉल्यूशन के कारण हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारी हेल्थ पे क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं या पड़ते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। और हम अपने पॉल्यूशन को, अपने इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ये हमारे सिलेबस में डाला था। स्टूडेंट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। मेडिकल के स्टूडेंट होने के कारण हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं जिससे कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। और जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारे हॉस्पिटल से, क्लिनिक से या हमारे लैब से या जो भी मेडिकल या बायोमेडिकल वेस्ट हम रिलीज़ करते हैं सोसाइटी में, उसका निस्तारण कैसे किया जा सके। इसमें सबसे पहली जो यूनिट है उसमें हम मेनली 4 पॉइंट्स हैं, 4 बिंदु हैं जिनसे रिलेटेड हम पढ़ाई करेंगे। पहला है बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। यूनिट 1 के अंदर आता है बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक यानी सजीव और एबायोटिक निर्जीव क्या क्या फैक्टर्स हैं। सेकंड है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जो इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन फैला हुआ है उसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। थर्ड है कंट्रोल स्ट्रेटजीज। जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको हम किस तरह से किस तरह से क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करके उसे रोक सकते हैं। वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। जो कायदे कानून जो हमारे संविधान में बने हुए हैं उनसे उनका ज्ञान और उनके क्या क्या रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टॉपिक बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम 2 चीज़ों से बन के 2 फैक्टर से बन के मिल के बना होता है। पहला बायोटिक यानी सजीव, एबायोटिक यानी निर्जीव चीज़ें, जो दोनों ही एक दूसरे का फेवर करती हैं और एक संपूर्ण इकोसिस्टम बनाती हैं। फर्स्ट है बायोटिक। बायोटिक के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्रोड्यूसर आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। यह वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एल्गी। सेकंड है कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रोप्स। कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रोप सेकंड लेवल आता है बायोटिक कंपोनेंट। वो सजीव चीज़ें जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर अपने भोजन पानी आदि के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, जो खुद अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तीसरा है बायोटिक कंपोनेंट डिकम्पोजर्स और डेट्रीटिओज। डेट्रीटिओज और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि अनवांटेड बायोटिक और एबायोटिक कोई भी कंपोनेंट हो उसको, जो केमिकल्स हैं उसके या जो कंपोनेंट हैं उसको सरल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। इसका एग्जांपल है फंगस और बैक्टीरिया। उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो जो है वो प्रोड्यूसर्स के काम आता है। ये थे बायोटिक कंपोनेंट। फिर है एबायोटिक, मतलब निर्जीव चीज़ें जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में काम आती हैं। फर्स्ट है केमिकल्स। केमिकल्स में क्या होगा, मृदा, सोयल।
मिनरल्स, जो भी मिनरल्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और मेटल्स हैं और ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन वगैरह, जो सजीव प्रोड्यूसर्स की या बायो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काम आते हैं। दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट है फिजिकल। फिजिकल के अंदर होता है एयर है, वाटर है, माउंटेन्स हैं और भी फिजिकल चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम को बनाए रखने में अपनी दृढ़ भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन केमिकल और फिजिकल के अलावा तीसरा एबायोटिक फैक्टर है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इसमें वो चीज़ें हैं, वो हैं परिस्थितियां हैं जो इकोसिस्टम को बनाए रखने में उसकी सहायता करती हैं, उसको डिफ्रेंशिएट भी करती हैं। जैसे प्रेशर है, प्रेशर किसी भी स्थान का अलग अलग हो सकता है। टेम्परेचर है, हर स्थान का अलग अलग होता है, उस इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करने में काम करता है। रेडिएशंस हैं, ह्यूमिडिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इकोसिस्टम को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये होगा एक फ्लो चार्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसको हम पूरा विस्तृत में इकोलॉजी में भी दोबारा पढ़ेंगे, जिसमें इकोसिस्टम एक अलग से अपने टॉपिक है। बट अभी क्योंकि जनरल जो फर्स्ट यूनिट है वो जनरल है, तो जनरल यूनिट के अंदर हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम बायोटिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट ऑफ दैट इन्वायरमेंट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है जो कि यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ एनी बायोटिक इन्वायरमेंट या एनी बायोटिक फैक्टर है। ईच बायोटिक फैक्टर नीड्स ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फॉर इट्स डे टू डे फंक्शंस। यह डेफिनेशन बायोटिक और एबायोटिक को अलग अलग भी करती है और मुख्य डेफिनेशन है किसी भी सजीव को दर्शाने के लिए, उसे एबायोटिक से डिफरेंशिएट करने के लिए। मीन्स कोई भी बायोटिक फैक्टर यानी एक सजीव चीज़ वो है जो प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी और न्यूट्रिशंस, कुछ भोजन और कुछ एनर्जी अपने दिनचर्या को चलाने के लिए उपयोग में लेता है, वो सजीव है। ठीक है, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है किसी भी बायोटिक फैक्टर की। इसे अच्छी तरह से आप याद कर लें, इसे लिख लें। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर डिवाइडेड इन 3 मेन कैटेगरीज। मुख्यतः से 3 प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, सजीव हैं कंपोनेंट्स हमारे इन्वायरमेंट के। पहला प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, दूसरा कंज्यूमर्स और हेटरोट्रोफ्स बोलते हैं, तीसरा डिकम्पोजर्स और डेट्रीट्रोफ्स बोलते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि सजीव हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर और ऑटोट्रोफ्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है देयर आर ऑटोट्रोफ्स आर दोज हु कन्वर्टेड द सन एनर्जी इनटू फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एल्गी। यानी वो सजीव चीज़ें जो कि सूर्य की एनर्जी और बाकी न्यूट्रिशंस यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स का यूज़ करके, निर्जीव चीज़ व सूर्य की एनर्जी को यूज़ करके अपना भोजन बनाती। दूसरा है कंज्यूमर्स और हेटरोट्रोफ्स। इनकी डेफिनेशन है आर दोज हु डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ऑल लिविंग एनिमल्स। यानी हेटरोट्रोफ्स कौन से होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर्स पे पूरे फूड रिक्वायरमेंट के लिए निर्धारित रहते हैं, वो पूरे डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। एग्जाम्पल है लिविंग एनिमल्स। डिकम्पोजर्स और डेट्रीट्रोफ्स। डिकम्पोजर्स और डेट्रीट्रोफ्स क्या होते हैं? उनकी डेफिनेशन है दे आर लिविंग माइक्रोब्स और एनिमल्स who break down or decompose the chemical form of producers or consumers into the simpler forms which can be reused by producers। यानी जो भी अनवांटेड हैं, अनवांटेड मटेरियल है इन्वायरमेंट के अंदर, या जो मर्द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं, उनको
डिकम्पोज करके, यानी उनके जो केमिकल्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिससे कि वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा उस इकोसिस्टम में दोबारा से यूज में लिए जा सकें। नाउ बायोटिक के बाद में इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, इनका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। बायोटिक यानी लिविंग जो चीज़ें हैं, उन कंपोनेंट्स हैं, उनका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ ए बायोटिक फैक्टर ऑन स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज पे बायोटिक फैक्टर का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम। इफ द प्रेडेटर इंक्रीजेज इन लार्ज अमाउंट in a food chain, it require more food, it will cause shortage of prey, which can cause endangerment or extinction of prey after it will happen same with predator। यानी एक एग्जाम्पल लिया गया है कि किसी भी स्पीसीज पर बायोटिक फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर, एक फूड चेन के अंदर, एक एनर्जी चेन के अंदर जो प्रेडेटर्स हैं यानी जो कंज्यूमर्स हैं, उनका नंबर अत्यधिक बढ़ जाता है तो क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस फूड चेन में जिसके ऊपर वो निर्भर है, कंज्यूमर पे या उससे पहले वाले एनिमल पे जिस पे निर्भर है, जो उसकी प्रे है, जो उसका खाद्य है उसके ऊपर निर्भर है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। यानी नंबर बढ़ जाएगा तो उसको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रबंध करना होगा, जिससे जिस भी खाद्य पे वो डिपेंडेंट है, जो उसकी प्रे है, उसको इतना ज़्यादा मात्रा में वो एक्सप्लॉयट कर लेगा यानी यूज कर लेगा कि उसकी पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण कुछ समय के बाद जब प्रे खाद्य की कमी होने के बाद क्या होगा, जो प्रेडेटर है या तो वो अपने फूड चेन से डाइविएट हो जाएगा, कहीं दूसरे खाने पे डिपेंड हो जाएगा, या फिर उसकी भी पॉपुलेशन मृत्यु होने के कारण से उसकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। ये एक इफेक्ट है बायोटिक फैक्टर का। यानी एक किसी भी एक फूड चेन में या एनर्जी चेन में एक फैक्टर का इंक्रीज होने से हमें क्या उस फूड चेन की दशा होती है ये पता चलता है। इट मीन्स इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेज इट विल डिस्ट्रॉय द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो इन द सिस्टम। यानी इको सिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अगर बायोटिक फैक्टर अत्यधिक हो जाएंगे तो क्या होगा, फूड चेन या एनर्जी फ्लो चेन का डेविएट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इकोसिस्टम के। अगला इन्फ्लुएंस है इन्फ्लुएंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑन पैथोजेंस। रोगाणु खुद एक बायोटिक कंपोनेंट है। अगर उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो जाता है बायोटिक फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होने से, एज द नंबर ऑफ पैथोजन इंक्रीजेज इट कॉजेज डिजीज आउटब्रेक एंड इट विल इफेक्ट मोर देन वन स्पीसीज विच कैन सेट ऑफ फूड चेन एंड कैन काज एंडेंजरमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम। अगर रोगाणु की संख्या अत्यधिक हो जाती है किसी एक इकोसिस्टम के अंदर तो एक डिजीज आउटब्रेक के रूप में वो देखा जाता है, यानी एक महामारी के रूप में आ जाता है। हर बायोटिक फैक्टर जिसके अंदर वो पैथोजन डिजीज फैला सकता है वो सभी इफेक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो फूड चेन है उसमें एक स्पीसीज, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोटिक फैक्टर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एंडेंजर्ड हो जाएगा, तो इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ बायोटिक फैक्टर ऑन ह्यूमंस। इंसानों में इसकी क्या इन्फ्लुएंस है। एज द नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीजेज ड्रास्टिकली विच काजेज सडन एंड लॉन्ग टर्म चेंजेज इन एन एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन, large amount of waste which force many species to deviate from the food chains and a large impact on the environment or ecosystem। जैसे जैसे इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके द्वारा इस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने के लिए, पोल्यूट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल इस इन्वायरमेंट में
बना दिया गया है, जिसके कारण जो फूड चेन्स चल रही थी उसमें से ज़्यादातर फूड चेन्स अपने जो निर्धारित चेन है उससे डेविएट हो गए और उसके कारण हमारा इकोसिस्टम पोल्यूट हो गया और इन्वायरमेंट भी पोल्यूट हो गया और बहुत ज़्यादा इफेक्ट इकोसिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है। इसमें एक टर्म है बायोटिक स्ट्रेस, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है एज ए डेफिनेशन, तो इसे आप इम्पोर्टेंट मानते हुए अच्छी तरह से इसे पढ़ाई कर लें, इसको पूरा मगअप करके रखें। बायोटिक स्ट्रेस क्या होती है? बायोटिक स्ट्रेस इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ बायोटिक फैक्टर यानी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए स्ट्रेस occur as a result of harm done by one living to other living organisms. For example, in crops biotic stress occur due to weeds, harmful insects, fungi, parasite etc. इसको हम समझ सकते हैं बायोटिक स्ट्रेस को सरल भाषा में ये कहते हैं किसी भी एक सजीव का दूसरे सजीव के ऊपर प्रभाव, जिसके कारण पहला सजीव जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा है वो एक स्ट्रगल करके जिए, यानी अपना जीवन यापन एक स्ट्रगल के रूप में करे। जैसे इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, जैसे किसी भी एक खेती के अंदर जो हम क्रॉप उगाते हैं उस क्रॉप के अंदर अनवांटेड वीड्स, खरपतवार वगैरह पैदा हो जाती हैं, तो क्या होगा? जो यूजफुल प्लांट है, जो क्रॉप है हमारी, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसके जो प्लांट्स हैं वो पानी के लिए, खाद के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसी फार्म के अंदर उनसे स्ट्रगल करेंगे, जिससे क्या होगा? उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उनकी जो ग्रोथ है वो हेल्दी नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। वो उस चीज़ खाद, पानी, भोजन के लिए लड़ाई संघर्ष करता रहेगा और एक स्ट्रेस में आ जाएगा, यानी जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। और ये तो है हार्मफुल ड्यू टू वीड्स। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, तो उनके पत्ते वगैरह या उनकी जो ग्रोथ है उसको कम कर देते हैं। वो भी क्रॉप जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है, एक दबाव महसूस करती है एकदम। कुछ में फंगाई हैं, कुछ में कुछ पैरासाइट्स हैं जो पर्टिकुलर उसी क्रॉप पे अटैक करते हैं। तो ये है बायोटिक स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल pollution. Now definition of pollution: any unwanted substance or contaminants that causes adverse change into the natural environment is pollution. यानी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसी को ही हम पोल्यूशन कहते हैं, जो उसकी प्रकृति को चेंज करता है, डेविएट करता है या किसी भी तरह से इफेक्ट करता है, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। What are the adverse effects? The adverse effects of environmental pollution on air, water, soil and on our human life are: number global warming है, ओजोन डिप्लीशन है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, वेरियस डिजीज ड्यू टू पॉल्यूशंस हैं। ये हैं मेनली। देखो अभी हम यूनिट 1 के अंदर हम केवल इनके नाम और इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आने वाले जो यूनिट्स हैं उनमें इनका विस्तृत पूरा समझाया जाएगा, विस्तृत तरीके से इसे बताया जाएगा, क्योंकि ये जनरल यूनिट है। तो जनरली जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनकी एक रूपरेखा इसमें हम बना रहे हैं। आगे आने वाले यूनिट्स में इनको विस्तार से पूरा समझाया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आप जानते हो, जो पृथ्वी का टेम्परेचर वास्तव में होना चाहिए उससे कुछ गैसेज के कारण इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट गैसेज हैं जिनके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओजोन डिप्लीशन आप सभी जानते हैं, एक ओजोन की परत हमारे पृथ्वी के बाहर बनी हुई है O3 गैस के कारण, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। पोल्यूशन के कारण O3 का जो है वो ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड वगैरह के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि लेयर को डैमेज कर देता है, और जिस जगह से ओजोन लेयर डिप्लीटेड या डैमेज्ड है वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेंज डायरेक्ट आ जाती हैं और अलग अलग कैंसर वगैरह रोग उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ से।
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, ये मैन मेड सब्सटेंस हैं जो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं, और ये सभी के सभी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्डियस हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए हजार्डियस केमिकल्स हैं। ठीक है, बाकी कुछ डिजीजेज हैं जो हमें जिनका ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए, अलग अलग टाइप कैटेगरीज में आते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन के। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन काजेज इंक्रीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड विल डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एंड कैन काजेज डेथ। एयर पोल्यूशन का एक फॉर्म है जिसमें क्या है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ जाती है और वो हम सांस के द्वारा इनहेल कर लेते हैं तो वो हमारे रक्त में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देती है और डेथ उसके कारण हो सकती है। एयर पोल्यूशन, ड्यू टू एयर पोल्यूशन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड will cause acid rain which is harmful for both plants and animals। यानी कि एयर पोल्यूशन में अगर NO, N2O और NO2 इनका कंटामिनेशन इंक्रीज हो जाता है तो जब भी बारिश होती है उसमें ये एसिड के रूप में नीचे आती है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए हानिकारक है। दूसरा है अगर एयर के अंदर SO2 और SO3 ये सल्फ़र की ऑक्साइड गैसेज हैं जो बढ़ जाएं तो ये क्या करते हैं, ये सेंसेशन इन आइज, आँखों में जलन, अस्थमा, खांसी, फेफड़ों के कई रोग, हेडेक, नोजिया वगैरह इनके कारण हो जाता है। और ये एसिड रेन का भी एक पार्ट है, ये भी सल्फ्रिक एसिड आदि इनसे बन जाता है। एयर पोल्यूशन में दूसरा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि आज CFC मुख्य गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में काम में ली जाती है, जो एक आर्टिफिशियल गैस है जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। इट काजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विच इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेज विच काजेज कैंसर। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन गैस इज ए ग्रीन हाउस गैस एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। वाटर पोल्यूटेंट्स काजेज कोलेरा, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड। इट इज़ आल्सो डिक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी। जो हमारा मुख्य जो जल है, जल के अंदर पोल्यूशन के कारण ये मुख्य डिजीजेज होती हैं। सॉइल के अंदर DDT और उस जैसे सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने से क्या होता है, ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन DDT लाइक सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी विच विल कॉज कैंसर, एलर्जी और एक्सेट्रा। परमानेंट बॉडी के अंदर रहते हैं, एक बार जाने के बाद वो बाहर नहीं निकलते हैं तो वो कैंसर और एलर्जी वगैरह का कारण बनते हैं। ऐसे ही नॉइज पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन काजेज हाइपरटेंशन, एग्रेसिवनेस, मेंटल डिजीजेज, अल्सर और डाइजेस्टिव डिजीज। ये हमने पढ़े हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट, यानी जो नेगेटिव इफेक्ट इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होने के कारण हम ह्यूमन बीइंग्स पे पड़ते हैं। नेक्स्ट है इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो भी हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वेरियस कंट्रोल स्ट्रेटेजीज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय विच वी कैन प्रिवेंट द पोल्यूशन आर: नंबर 1, वेस्ट मैनेजमेंट, मीन्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो कि एक यूनिट ही है और वो आपको अलग से पहले ही डाल दी गई है वेस्ट मैनेजमेंट की, जो सभी के लिए है। फर्स्ट ईयर DMLT, सेकंड ईयर DMLT, फर्स्ट ईयर DRT, सेकंड ईयर DRT और अदर कोर्सेज ऑफ डिप्लोमा, सभी के लिए है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि अलग से एक यूनिट है जो ऑलरेडी हम आपको डाल चुके हैं ऑनलाइन। वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। रिसाइकलिंग, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय recycling. It converts the waste material into useful form and reduces landfills and all type of pollutions. जो भी हमने बनाया है, जो वेस्ट है हमारे लिए, जो पोल्यूशन क्रिएटिंग है, अगर हम उसका रीयूज़ कर लेते हैं, ठीक है, रीयूज़ करने से क्या होगा, उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा, वो हमारे लिए पोल्यूटेंट भी नहीं रहेगा, और जो जगह वो घेरेगा लैंडफिल्स वगैरह, वो जगह जो लैंड है वो एरिया खराब नहीं होगा और सभी प्रकार के पोल्यूशन से हम मुक्त हो जाएंगे या उन्हें कंट्रोल
कर सकते हैं। रिप्लेसिंग हाई टॉक्सिक सब्सटेंस विद लेस टॉक्सिक वंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो केमिकल के कारण ही चलती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो हजार्डियस जो केमिकल्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक हैं, उनको रिप्लेस कम नुकसानदायक केमिकल से किया जा सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल। लोअर सल्फर कंटेंट फ्यूल कैन बी यूज। सल्फर SO2 SO3 वगैरह जो गैसेज हैं वो इनके कारण ही होती हैं। तो सल्फर कंटेंट जिन इंडस्ट्रीज में सल्फर का उपयोग होता है वो कम किया जाए। जैसे फ्यूल वगैरह में हम सल्फर यूज़ करते हैं तो उनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज इन्वायरमेंट में आती हैं, तो सल्फर का कंटेंट कम हो फ्यूल वगैरह में। एफोरेस्टेशन, ज़्यादा प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएं जिससे इन पर्यावरण का बैलेंस बना रहे से। कंट्रोल ऑन व्हीकल इमिशंस, जितने भी आज सबसे मुख्य कारण जो है वो इंडस्ट्रीज और व्हीकल हो चुका है पॉल्यूशन का, तो जो इमिशन नॉर्म्स हैं उनको बढ़ाया जाए और लेस पॉल्यूटिंग व्हीकल्स का निर्माण किया जाए। ग्रीन केमिस्ट्री, जो कि लेटेस्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो ये है, इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर सिंथेसिस ऑफ केमिकल फेवरेबल टू इन्वायरमेंट। यह एक ऐसी अनूठी ब्रांच है, जो भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको उन केमिकल से रिप्लेस कर दिया जाए जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, यानी वो इन्वायरमेंट में इजी डिकम्पोज हो सके। ऐसे केमिकल्स का निर्माण या रिप्लेस करने की एक विधि को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। ये काफ़ी डिमांड में है अभी, और जो भी हजार्डस केमिकल्स हैं उनकी जगह ग्रीन इको फ्रेंडली केमिकल्स का निर्माण करके उनका रिप्लेस करके सही कार्य, सेम कार्य या सेम उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनिमम यूज ऑफ केमिकल लाइक फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और एग्रो केमिकल्स। जो खेती, या हमारा देश है खेती प्रधान है, उसके अंदर जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, एग्रो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उनका उपयोग कम से कम हो। प्रॉपर एजुकेशन एंड attention should be given by the government to make people realize the impact of environmental pollution. Environmental pollution से रिगार्डिंग जो हमारी सरकार है वो अच्छी तरह से लोगों को एजुकेट करे, लोगों का ध्यान आकर्षित करे और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताए कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हमें क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं, क्या उसके इल इफ़ेक्ट्स और हैं जो हम प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ते हैं, उसके बारे में एजुकेट करे लोगों को और उनको ज्ञान दे, बताए। ऑल लॉज शुड बी imposed effectively on the people and make them aware of law related to pollution. पोल्यूशन से रिगार्डिंग जितने भी नियम कायदे बने हुए हैं हमारे कानून के अंदर, उनका ज्ञान सभी को कराने की कोशिश करे और उनका उपयोग भी सही मात्रा में करें, सही तरीके से करें। साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल मेजर्स मस्ट बी अडोप्टेड टू चेक द इन्वायरमेंटल एक्सप्लोजन। कहीं भी अत्यधिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सभी प्रकार से सरकार साइंटिफिक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से और सोशल मेजर्स के थ्रू उसका प्रयास करे, उसे रोकने का प्रयास करे। इंसेंटिव्स एंड इंकरेजमेंट शुड बी गिवन फॉर वॉलंटरी मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। मुख्यतः से जो भी पेड़ पौधे हैं उनको बचाने के लिए सरकार जो भी संस्थाएं उसमें काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करे, जिससे कि इन्वायरमेंट बना रहे, पोल्यूशन कम हो। रिक्लेमेशन ऑफ सोयल टू इट्स ओरिजिनल स्टेट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर्स। जो भी हम अपनी सोयल है, मृदा है, उसका उपयोग करते हैं तो उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला के छोड़ें, जिससे कि हम पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक अच्छा मेजर ये हमने पढ़े थे कंट्रोल स्ट्रेटजीज, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोक सकें या उसको और ज़्यादा न बढ़ने दें, उसको वहीं कंट्रोल कर लें। अब आखिरी यूनिट 1 का जो जनरल यूनिट है उसमें आखिरी टॉपिक है वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। पोल्यूशन लॉ इन आवर कंट्री is important to establishing and conducting industrial activities under permissible limits
Violation of these law will lead to closure of industry and a fine. Law are made simple and transparent. अब हमें इनका ज्ञान होना चाहिए कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड कितने कानून बने हुए हैं और वो कानून कैसे हैं। ये कानून बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिंपल हैं, जो कि हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री, हर इस्टेब्लिशमेंट के लिए लागू हैं। और अगर कोई इनका निर्वाह नहीं करता है तो उस इंडस्ट्री को बंद भी किया जा सकता है और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। मेनली हमारे देश में 3 लॉ बने हुए हैं अभी। एक है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, 1981 का है ये। एयर और उसके रिलेटेड एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। दूसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर एक्ट 1974। तीसरा है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये मुख्यतः से 3 नियम और कायदे कानून बने हुए हैं। इनके अलावा काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लगभग 16 के आसपास हैं, जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। मुख्यतः 3 हैं, बाकी जो हैं वो ये हैं। These acts and rules stop the industries to pollute the environment. Every industry have to take no objection certificate from related pollution control boards. मुख्यतः स्टेट वन सर्टिफिकेट इशू करता है NOC किसी भी संस्था को स्टार्ट करने के लिए, एंड इट इज़ इशूड फॉर 5 years टू ए नॉर्मल इंडस्ट्री। और जो हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको एनुअल NOC प्रोवाइड की जाती है। NOC प्रोवाइड करवाने के लिए ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडस्ट्री इज मेंटेन्ड इन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उनका पूरा रिकॉर्ड अपने स्टेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर रहता है। देयर आर मेनली 16 रूल्स एंड एक्ट्स विच रिलेटेड टू द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः 6 रूल्स हैं जो और एक्ट्स हैं जो इससे संबंधित हैं। वो क्या हैं? पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। सेकंड है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल। पहला एक्ट था, ये रूल है 1975। तीसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन 1975। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस रूल 1978। ये मैंने आपको याद रह जाए इसलिए सन के हिसाब से इनको जचा दिया है। 1974 से लेके 2000 तक सारे के सारे इसमें जचे हुए हैं, 16 के 16। इनको ऐसे सन के हिसाब से आप याद करें। एक्ट अलग चीज़ होती है, रूल अलग चीज़ होती है, सेस अलग होता है, सेस एक्ट अलग होता है, सेस रूल अलग होता है। ठीक है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस रूल 1978। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1982। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूनियन टेरिटरीज 1983। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989। मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ हजार्डस केमिकल्स 1989। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स रूल 1996। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर यूजेज रूल 1999। नॉइज रूल 2000। ये अच्छी तरह से आप याद कर लें। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से लॉज हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में काम आते हैं। यूनिट 1 जो है उसके सारे कंटेंट हमने कर लिए हैं। ये जनरल आपको बताया गया है। इसमें आगे ये सारी चीज़ें हम विस्तृत में पढ़ेंगे पूरे एनवायरनमेंट में। धन्यवाद। इसको पढ़ें, इसके नोट्स बना लें। जब भी आपकी संस्थाएं खुलेंगी इसके नोट्स आपके चेक होंगे। थैंक यू।